पीछे वाले में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछना। अच्छा, मुझे कुछ ना स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि वो सर वो आपके स्टडी, और वो मेरे ख्याल से वो क्लासेस नहीं लेते, या ये तो उनको पता ही नहीं होता मैंने क्या कहा था पिछली क्लास में। क्या करें वरना इनका। बहरहाल एक दफ़ा फिर बता दूं आपको, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। आज तो लैपटॉप चार्ज था तो वो मैंने उसके साथ कर लिया कनेक्ट, मोबाइल वाले के साथ। बचत होगी है। अच्छा जी, तो वो हर चीज आपके पास होगी रिवीजन से पहले, हमने ये डिस्कस किया था। अच्छा, आज हमने जो हमारा कोर्स का जो है लास्ट पोर्शन वो जो रह गया है उसको स्टार्ट करना है। तो जो आपकी सिलेबस रेफरेंस ग्रिड की 8 है वो है जी, उसमें एक टॉपिक है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। सबसे ज्यादा गंद डिजाइन करते हुए जिस बंदे ने ये कोर्स कंटेंट डिजाइन किया, सारा गंद इस वाले रेफरेंस में उसने डाल दिया। नहायत घटिया और थका हुआ कंटेंट इसके अंदर उसने पता नहीं क्या किया, उसको कोई ना तो समझ आ रही है। सिवाय ये जो थ्योरीज थी यही थी, और मैंने सबसे पहले वही इसके अंदर डाल दी। बाकी देखेंगे आगे क्या है इसके अंदर। अच्छा जी, मोटिवेशन से रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जो वो थ्योरीज डिस्कस कर रहा है आपके यहाँ पे, वो कर रहा है डिस्कस मोटिवेशन से रेलेवेंट थ्योरीज। अच्छा, अब मोटिवेशन पे बहुत सारी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। दो तरह की मेन थ्योरीज हैं। एक को हम प्रोसेस थ्योरीज बोलते हैं और एक को कंटेंट थ्योरीज बोलते हैं। प्रोसेस थ्योरीज का काम होता है कि बेसिकली क्या फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करते हैं, और साथ ही साथ जो कंटेंट थ्योरीज थी उनका कहना ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल किस तरह से मोटिवेट होता है। तो ये यहाँ पे आपके उसने जो थ्योरीज डाली हैं वो तीन मेन थ्योरीज इसने मोटिवेशन की डाली हैं कोर्स के अंदर। नंबर वन इज मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड थ्योरी, नंबर वन। नंबर टू, ईआरजी थ्योरी। अच्छा, अब इनके क्वेश्चन भी जरा समझने हैं आपने। ईआरजी थ्योरी बेसिकली आफ्टर मैस्लो आई, और बेसिकली जो मैस्लो की थ्योरी के ऊपर जो क्रिटिसिज्म थे, कुछ डिफरेंशिएशन पॉइंट्स थे, तो ईआरजी थ्योरी ने उस मैस्लो की थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट थे उनको आगे एक्सटेंड किया, क्रिटिसाइज भी किया, डिफरेंस पॉइंट भी बताए और सिमिलैरिटीज भी बताई अपनी थ्योरी में भी और मैस्लो की थ्योरी में। और थर्ड थ्योरी जो है वो हेजबर्ग की थ्योरी। अच्छा, अब ग्रिड में आपको खोल के जरा देता हूँ, पहले इसको समझ लें। इसने क्वेश्चन आपके यहाँ पे ना किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐड करवाए हुए हैं इन थ्योरी से रेलेवेंट, ताकि आपको बात समझ आए कि यहाँ पे ये कितना इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों को स्टडी करना। ये मैं आपके साथ ग्रिड जरा शेयर करता हूँ, देख रहे हैं आप। ये सिलेबस रेफरेंस 8।
हाँ जी, ये देखें जी, ये था जी पहली बात कि ये देखें जिसने भी ये लिखा ना यहाँ पे, क्योंकि बाकी एरियाज तो हमने कवर कर ही लिए ना किसी तरह, जिस बंदे ने ये डिजाइन किया ना कंटेंट, ये नहायत, अब मैं कुछ वर्ड नहीं यूज करना चाहता रोजे में वैसे गुस्से से, चल ये जो है ना ये गंद है टोटल। अच्छा ये है यहाँ पे, ये देखे असल जो इसमें आपकी ये ऑब्जेक्टिव कवर कर रहा है, मैस्लो की हिरार्की थ्योरी, ये कि एक्सप्लेन हाउ एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड अकॉर्डिंग टू मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड थ्योरी। मतलब इस पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में आपका, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि मैस्लो की थ्योरी पे क्रिटिसिज्म क्या है मेन। अच्छा आई कैप में जो बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर होता था उसके अंदर मैस्लो की डायरेक्ट थ्योरी आज तक नहीं आई थी, क्रिटिसिज्म आता होता था, क्वेश्चन बार बार आता होता था। फिर यूं एक्सप्लेन हाउ द ईआरजी थ्योरी एड्रेस द लिमिटेशंस ऑफ मैस्लो हायरार्की थ्योरी, कि वो जो लिमिटेशंस थी मैस्लो की थ्योरी में वो ईआरजी थ्योरी ने कैसे उनको एक्सप्लेन किया, उसमें डिफरेंस पॉइंट्स क्या थे और कॉमन क्या था वो। अगला कहता है डिस्क्राइबिंग द डिफरेंस अमंग फैक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया तो आपको, क्योंकि अगर वो मे भी हो सकता है थ्योरी का नाम ना दे, तो ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हम इसे किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे वो कहता है डिस्क्राइबिंग द डिफरेंस अमंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एम्प्लॉयज मोटिवेशन एंड हाउ दीज डिफर फ्रॉम फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू डिससेटिस्फैक्शन। कहता है पहले आप ये बताएं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉय मोटिवेशन काज करते हैं और वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं जो फैक्टर डिससेटिस्फैक्शन काज करते हैं। ये जो बात की थी ना, ये बात की थी हेसबर्ग ने अपनी थ्योरी में, इसको हेसबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं इस थ्योरी के, तो आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दे सकता है, डायरेक्ट भी बात कर सकता है, तो ये अब डिपेंड करता है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक से तो फिर तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज फिर बैठ के सोचते रहेंगे ये आया कहाँ से। अच्छा अब जरा सुनना शुरू करें जी, ये थ्योरीज हैं क्या। सबसे पहले अब्राहम मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड थ्योरी। ये जो अब्राहम मैस्लो था ना बेसिकली ये सोशियोलॉजिस्ट था, इसने वहां पे एक थ्योरी प्रपोज की, एक पैरामिड डिजाइन किया नीड्स का, और वहां से उसने थ्योरी इस्टेब्लिश की जिसको हम बोलते हैं हिरार्की ऑफ नीड थ्योरी। अच्छा इसकी बेसिस क्या है, वो ये है, इसके अकॉर्डिंग भी कहता है एक टाइम के ऊपर किसी भी इंडिविजुअल की डिफरेंट नीड्स होती हैं, और ये जो पैरामिड इसने डिजाइन किया, अब ये क्यों हेरारकी का वर्ड यूज कर रहा है, क्योंकि हेरारकी का मतलब होता है कि एक का लिंक दूसरे के साथ, दूसरे का लिंक तीसरे के साथ, आपको नजर आएगा एक फार्मलाइजेशन नजर आएगी, दैट्स वाई इसने वो कहा। फिर कहता है कि मेन एजम्पशंस क्या थी इस थ्योरी की, जो कि लेटर ऑन क्रिटिसिज्म भी बना। इसने कहा कि अगर आपने नेक्स्ट लेवल नीड के ऊपर जाना है तो उसके लिए पहले फर्स्ट लेवल का सेटिस्फाई होना जरूरी। इसके अकॉर्डिंगली जब तक आप प्रीवियस लेवल की नीड को सेटिस्फाई नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते। फिर इसने ये जो आपकी इसने ग्रिड में 5 नीड्स रखी, उसने उसको डिस्टिंग्विश किया इसमें लोअर ऑर्डर
या लोअर लेवल नीड्स और हायर लेवल या हायर ऑर्डर नीड्स के हिसाब से। इसमें जो दो नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स, ये उसने कहा ये आपकी लोअर ऑर्डर नीड्स होती हैं। एक बात, और साथ ही साथ कहता है सोशल स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये आपकी क्या होती हैं, हायर ऑर्डर नीड्स होती हैं। कहता है ये जो लोअर ऑर्डर नीड्स होती है ना, ये इंट्रिंसिकली सेटिस्फाई हो जाती है, सॉरी एक्सट्रिंसिकली सेटिस्फाई हो जाती है, और जो हायर ऑर्डर है ये इंट्रिंसिकली। अच्छा, अब ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सट्रिंसिक का वर्ड क्या है और इंट्रिंसिक का वर्ड क्या है। लोअर ऑर्डर नीड्स एक्सट्रिंसिकली और हायर ऑर्डर नीड्स इंट्रिंसिकली। अच्छा, इंट्रिंसिक का मतलब इनर, ह्यूमन बॉडी के इनर, ये इनर सेटिस्फैक्शन कॉज जो आप करें उसकी वजह से अंदर से आपको चीज फील हो कि अच्छा आपकी ये जरूरत फुलफिल हो गई है, वो चीज जो कि ह्यूमन के अपने कंट्रोल में हो आपके अंदर से। आपकी सोच के ऊपर आपका कंट्रोल होता है ना, अच्छा बुरा जो भी, थिंकिंग पे आपका कंट्रोल। एक्सट्रिंसिकली, एक्सट्रिंसिकली का क्या मतलब है, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है वो चीज जो कि ह्यूमन कंट्रोल से बाहर हो, आपको आउटसाइड ह्यूमन बॉडी फैक्टर फैक्टर वो। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंगली ये तो वो थी जो इसने हिरारकी पे डेवलप की नीड्स, बट इसके अकॉर्डिंगली कहता है एक इंडिविजुअल जो है ना उसकी टोटल नीड्स होती हैं 7। दो नीड्स इसने इस हिरारकी में शो नहीं की थी। अच्छा, अब वो कौन सी नीड्स हैं, जरा गौर से अब बात सुनिए यहाँ। और बेसिकली ये हम इसको अलग ही प्रेजेंट करते होते हैं, इसको अलग लिखा जाता है। जब हम मेन मैस्लो की थ्योरी लिखते हैं तो उसके अंदर ये दो बातें निकली जाती, ये बात याद रखिएगा। टोटल 7 नीड्स हैं, अब हम देखते हैं कैसे। इसके अकॉर्डिंगली ये कहता है ये जो 2 नीड्स हैं आपकी, ये हायर ऑर्डर नीड्स हैं, और कहता है बाकी नीड्स यानी कि 5 नीड्स की तरफ जाने से पहले इन दो नीड्स का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर ये दो नीड्स अनसेटिस्फाइड रह जाएंगी तो आप आगे नहीं जा सकते। फर्स्ट नीड क्या कहता है, अ नीड फॉर फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन। हर बंदे को अपनी बात कहने का, जो वो सोचता है, जैसा उसको समझ आता है, उसको एक्सप्रेस करने का उसके पास हक हो। ये सोशल कंडीशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, साथ आप जस्टिस ऑनेस्टी फेयरनेस, कोई भी बंदा खुल के कुछ भी बोल सकता। सेकंड नीड कहता है कौन सी है, नीड फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, इल्म का हसूल, एक्सप्लोर करें, नॉलेज एक्सपेरिमेंट करें। अब देखिए ना, इंसान पहले जब जंगलों में रहता था, उसको तहजीब भी नहीं थी, बाकी भी नहीं था, बात भी अपनी नहीं कन्वे कर सकता था, यही नहीं था। ये तो जब आप किसी सोसाइटी के मेंबर बनते हैं तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। इंसान में जब शऊर आता है या ये, तो उसको पता चलता है अच्छा क्या बुरा क्या, क्या कहना है। अब वो जो छोटा बच्चा होता है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो रही है, अपनी बात उसने मनवानी, वो रोता है, जिद करता है, यूं। एक जो इंसान शऊर रखता है उसको पता है मैंने अपनी बात कैसे आप तक पहुंचानी है,
और बाकी क्या होगा। तो ये कहता है जी कि पहले जो आपने हिरारकी पे जानना है उनसे पहले, अदर 5 नीड से पहले कहता है इन 2 नीड्स का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। फिर इसने कुछ जैसे पहली बात की कि नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले इनका सेटिस्फाई होना जरूरी है, इसी बेसिस पे उसने कुछ और एजम्पशंस बनाई कि अच्छा एक सेटिस्फाई होगी आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओ। बट यहाँ पे कहता है अगर फॉर एग्जांपल कि एक नीड आपकी सेटिस्फाई हो गई, तो लेटर ऑन कहता है वो नीड आपको दोबारा से मोटिवेट नहीं करेगी। क्योंकि वो तो सेटिस्फाई होगी। दूसरा कहता है कि इस हिरारकी में जो सी भी नीड अभी सेटिस्फाइड नहीं हो हुई होगी, इन फ्यूचर वो आपको सेटिस्फाई कर सकते। फिर कहता है इसमें जो हायर लेवल नीड है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कहता है ये वो नीड है जो कि कभी भी फुली सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही लाना ये पॉसिबल नहीं होता, ये होता। अब क्यों, ये तो भी हम बात करेंगे डिटेल में कि क्यों ऐसा। बहरहाल तो ये वो कुछ बातें थी जिसकी बेसिस पे अब्राहम मैस्लो ने क्या किया, अपनी थ्योरी की बेसिस सेट की। अच्छा, अब हम बारी बारी देखते हैं इसने पैरामिड जो डिजाइन किया वो क्या है। अच्छा, इसका पैरामिड जो इसने डिजाइन किया वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। पहली कौन सी है, कहता है नीड्स इसमें सिकोलॉजिकल नीड्स, या जिनको हम बोलते हैं बेसिक नीड्स। अच्छा, ये वो नीड्स हैं जिसके बगैर किसी भी इंडिविजुअल का जो सर्वाइवल है ना वो डिफिकल्ट होता है। आप सोसाइटी में नहीं रह सकते इन चीजों के बगैर। रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है जी, ये में फूड क्लोथिंग शेल्टर, ये। और कहते हैं ये जो मोस्टली साइकोलॉजिकल नीड्स है ना, मतलब नीड्स आपकी सेटिस्फाई होती हैं थ्रू मनी, पैसे के। एक और बात जो इकोनॉमिक्स में भी आप टर्म बात करते हैं कि बेशक आपकी इनकम का लेवल जीरो ही क्यों ना हो, इन चीजों के लिए आप हर हाल में स्पेंडिंग करते हैं। उसके बाद कहता है सेफ्टी नीड्स या सिक्योरिटी नीड्स। अच्छा, ये सेफ्टी नीड्स या सिक्योरिटी नीड्स वो कौन सी हैं। सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल और इमोशनल हार्म, मतलब आपको फिजिकली या इमोशनली कोई खतरा है किसी भी चीज से, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन। अब क्या होते हैं, पहली तो ये बात करें ना सेफ्टी न्यूज आपकी क्या होंगी एज विद इन सोसाइटी, जहाँ मैं वो सिक्योरिटी, तो जारी बात है वो डिफेंस और पुलिस और ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको क्या है, जॉब सिक्योरिटी चाहिए। आपको ये थ्रेट ना हो, आप ये रिस्क फील ना करें कि यार किसी भी टाइम मुझे बॉस निकाल देगा, मैं अनएम्प्लॉयड हो जाऊंगा।
आपको मेडिकली कोई प्रॉब्लम या ये कल को हो तो इलाज कैसे, मेडिकल इंश्योरेंस जैसे करवा लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद क्या करूँगा, पेंशन, सिक्योरिटी, ये। उसके बाद कहता है आपको नेक्स्ट सोशल नीड्स। सोशल नीड्स कौन सी नीड है? सोसाइटिकल नीड्स, जिनको आप बोलते हैं विद इन दी सोसाइटी एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये आपकी नीड फॉर अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीज। देखिए आप सोसाइटी में अकेले नहीं रह सकते। आपके जी अच्छा मैं किसी से बात नहीं करूंगा, किसी से मिलूंगा जुलूंगा नहीं, कोई मेरी खुशी में ना आए, मैं किसी के गम में नहीं जाऊंगा, इस किस्म की बातें नहीं कर सकते। क्योंकि विद इन दी सोसाइटी आप एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप का पार्ट होते हैं। सोसाइटी में भी, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी, एज एन एम्प्लॉय भी। ये नहीं है कि आप सुबह जाते हैं विदाउट इंटरेक्शन, आप जाके अपनी सीट पे बैठते हैं, काम करते हैं और वापस आ जाते हैं। नहीं, आपको इंटरेक्शन करनी पड़ेगी विद योर कोलीग्स, विद योर बॉसेस। यस, जवाब कहता है जैसे ह्यूमन सोशल एनिमल इंटरेक्शन। यस बिल्कुल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंटरेक्शन नहीं होगा, आपकी सोशल बिलोंगिंगनेस नहीं होगी, फिर तो आप वही उसी जमाने में चले गए ना जिस जमाने में आप जंगलों में अकेले अकेले कहीं पे दरख्तों पे झूमते होते थे। तो फिर सोसाइटी में तो ना रहने का फायदा हुआ। फिर चले जाएं किसी जंगल में जाके कुछ चिल्ला चिल्ला काटे, और क्या हो सकता। बेसिकली विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट है, आप जॉब परफॉर्म करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को देखती है, किस चीज को कंसीडर करेगी कि भाई हम अपनी वर्क एक्टिविटीज को ऐसे डिजाइन करें कि बेसिकली आपकी सारी सोशल नीड सेटिस्फाई। मतलब आपको विद इन दी ग्रुप भी प्रेजेंटेशन करवानी है, ठीक है, मतलब आपको किसी ग्रुप का मेंबर बनाना है। आपकी आपको पता है सुबह आप जाएंगे ऑफिस, मिलेंगे, सलाम दुआ होगी, बाकी सारा कुछ होगा। किसी से कोई चीज़ पूछनी पड़ेगी तो आप उठेंगे चेयर से, उससे इंटरेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। नेक्स्ट आर स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स बेसिकली वो फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनली आपको फील है, इंट्रिंसिकली, सेल्फ रिस्पेक्ट, एटोनमी, अचीवमेंट, ये सब किस तरह से होती हैं ये फील। कुछ फैक्टर्स हैं, स्टेटस, स्टेटस बोलें या स्टेटस बोलें, आप ये रिकग्निशन, अटेंशन। एक बंदा, आप बात करी जा रहे हैं, आपको टेंशन नहीं पे कर रहा, वहाँ आपको बुरा लगता है ना। अच्छा वो जो आपकी सो कॉल्ड ईगो होती, आप वैसे ही यहाँ पे किसी ने कोई बात की जी, आपकी ईगो हर्ट हो गई। वो ईगो शीगो नहीं होती है, वो एक बेशर्मी का एक लेवल होता है जो आप पे छाया हुआ होता है, और उसका हल होता है छत्रो। सही बता रहा हूं। क्योंकि अल्टीमेटली देखे ना, सेल्फ रिस्पेक्ट या ये बात ये है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है ना। आपको कोई चीज बुरी लग सकती है, बट ये जो ईगो के पैमाने आपने रखे हुए हैं या ये नहीं होता। वो हम गलत चीज गलत जगह पे टेस्ट और अप्लाई कर रहे हैं, वो होता कुछ और है। फिर कहते हैं ये स्टीम नीड आपकी फुलफिल कैसे होती है, लाइक जॉब पे प्रमोशन दे दी, इसका मतलब आपको रिकग्नाइज किया गया अच्छे काम के लिए, अप्रिसिएशन, तालियां बजवा दी, फिर सर्टिफिकेट दे दी। जैसे रिकग्नाइज किया लोगों ने, शोर मुझे क्यों निकाला,
उसके बाद नेक्स्ट रीड कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और हमने अभी बात की ऊपर अकॉर्डिंग टू मैस्लो कि ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, ये कभी भी 100% सेटिस्फाई नहीं हो पाती। क्यों? पहले तो आप ये देखें ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है क्या। खुद हकीकत पसंदी बोलते हैं ना, हकीकत पसंद होना। मतलब आपको पता है ये रियलिस्टिक फैक्ट है, आप डिनाई करते रहें, 10,000 डिनाई करें, अब क्या। एक बंदा तस्बीह पकड़ने से शादी को रंगीन हो गया, मतलब आपको हकीकत पता हो बट फिर भी आप डिनाई करें। एक बंदा, आपको पता है, इस लेवल की करप्शन करे, आप कहें जी कि इससे बड़ा मोमिन कोई नहीं, आप मानना नहीं चाह रहे। आपको पता है एक बंदा एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ह्यूमर ढूंढे, उस कंडीशन से इंजॉयमेंट ढूंढे। यस, बिल्कुल जवाब ने असल बात की। वो क्यों, असल में मैं आने वाला भी था जवाब लगता है कि ये क्यों है ऐसा। तो खुद हकीकत पसंदी है, ये इंसान हकीकत पसंद क्यों नहीं हो पाते। देखिए, जितनी भी नीड्स हैं आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, बाकी सारा कुछ कर रहे हैं, मसला ये है इंसान कभी भी फुल सेटिस्फाई नहीं हो पाता। वो खूब से खूब तर की तलाश में रहता है। ये वो रीजन है कि जिसकी वजह से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं 100% अचीव होगा। आप जॉब कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें आप देखें ना, आप अभी भी कई आप में से जॉब कर रहे हैं, बट क्यों पढ़ रहे हैं ये। कल को एजुकेशन साल लग जाए यार, इससे ज्यादा बेटर जॉब मिल जाए, यही चाह रहे होते हैं ना। बेटर से बेटर, बेटर से बेटर मिलता है। बट हर जगह ये बेटरमेंट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। जैसे हमने करके कर लिया, ये और कौन सी चॉइस थी हमारे पास, अगर इसको ना लाते तो किसको लाते। ये गलत है concept। लिमिटेशंस क्या है जी, हिरारकी ऑफ नीड। अच्छा, इसको जरा आप ध्यान से सुनना, क्योंकि अगली थ्योरी इससे इंटर रिलेटेड है। अगर ये चीज क्लियर होगी तो अगली खुद ब खुद माइंड में आएगी। नंबर 1, अब इसने कहा था ये लेवल्स हैं नीड्स के, पहले ये वाली नीड राइज होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। नो, अगर हम ये बात करें तो ये चीज अगेंस्ट है इकोनॉमिक थ्योरी के। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, ह्यूमन वांट्स आर मल्टीपल, और एक को सेटिस्फाई करें तो दोबारा से वो अराइज हो जाए, और एक टाइम पे एक से ज्यादा वांट्स होते हैं। तो ये वरना फिर इकोनॉमिक थ्योरी के अगेंस्ट हो जाती बात, जो कि नहीं, गलत। तो पहला क्रिटिसिज्म ये कि उसका कोई हिरारकी होना या ये नेसेसरी नहीं। फिर इसने कहा कि जो हमने पहले बात की कि जब तक आप एक नीड नहीं सेटिस्फाई करेंगे नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। नो, गलत है। एक इंडिविजुअल एट ए टाइम मल्टीपल नीड्स को डील कर रहा होता है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हर किसी के लिए ये नीड्स डिफरेंट होती हैं, उनकी इंटेंसिटीज, उनका रिस्पॉन्स
उन नीड्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होता है, सेम नहीं हो सकता। ये कहता है सेम है, नहीं हो सकता। आपके लिए वो नीड मे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए ना हो। एक बंदा जिसका सोना हॉबी है, उसके लिए नींद इंपॉर्टेंट है ना, नींद, उसकी नींद इंपॉर्टेंट। किसी और के लिए शायद ना हो। वो कहता हो काम करना है इसकी जगह, कुछ भी। फिर ये कहता है, एक और अंडरलाइंग एजम्पशन जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉयज बना, कि बेसिकली आपने कोई चीज अचीव करनी है, उसके लिए पीछे बैक एंड पे रिवॉर्ड का होना जरूरी है, सेल्फ फुलफिलमेंट का होना जरूरी है। देखें, ये है लिंक हुआ वह प्रीवियस रिसर्चेज ने भी बताया कि रिवॉर्ड्स की देने की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस और इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। बट मैस्लो ने ये लिंक नहीं बताया कि सेल्फ फुलफिलमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी। यहाँ पे भी ये थ्योरी फेल। उसके बाद कहता है, ये जो मैस्लो का मॉडल है, ये एक वैग है। मतलब वैग मफरूजे, वो assumptions अपने से बना दी है, गलत है, ठीक है, हमने वेरीफाई कर। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की वजह से, सेल्फ फुलफिलमेंट की वजह से, तो ये कभी नहीं हो सकता। और एक और बड़ा मसला जो कि इसकी डोमेन में है, क्योंकि असल में ये जो हिरारकी ऑफ नीड थ्योरी है, ये डिपेंड अपॉन करती है किस पे, कंटेंट थ्योरी। क्योंकि उसके अंदर आती है जो मैंने आपको स्टार्ट करते हुए लेक्चर बताया। तो ये जो कंटेंट थ्योरीज है, इसमें फैक्टर्स की बात करते हैं, हम ये नहीं बताते कि हाउ इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड, ये भी नहीं हम डिस्कस कर रहे, इसका इफेक्ट क्या होगा, आउटकम क्या आएगा, मोटिवेशन की वजह से लोगों की परसेप्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये थ्योरी आपको नहीं बता। फिर कहता है, ये थ्योरी ये रिकग्नाइज करने में फेर रहेगी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होती है ना, वो, ये कहती है नॉट ऑलवेज पॉसिबल। अच्छा, मतलब इम्पॉसिबल तो है ये। अब ये कह रहा है कि हर वक्त नहीं है, ये अब आपको नहीं पता कि केसेस में है। ठीक है ना, आप इबादत करते हैं या ये आप अपना वो काम कर रहे हैं, वो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव हो गए, आपने वो चीज कर ली। तो ये है जनाब आपके पास मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। मुझे 1 मिनट दीजिएगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास ईआरजी थ्योरी। चेक करें मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही ना किसी को? और सर क्लियर है आवाज। बस ठीक है, वो क्योंकि असल में लाइट आई थी, वो मैंने कन्वर्ट किया ना वाईफाई का सिग्नल, तो मैं कहा शायद उसकी वजह से। ठीक है। अच्छा जी, ईआरजी थ्योरी, जो कि मैंने अब आपको बताया कि बेसिकली जो मैस्लो की थ्योरी का क्रिटिसिज्म है ना, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आगे फर्दर ओरिजिनेट हुआ, क्योंकि इसने भी इसी के कॉन्सेप्ट आगे फर्दर लेके चला है। और उसके अंदर इसने बेसिकली किया क्या, कुछ बातें इसकी थ्योरी से पिक की, कुछ उसको पसंद नहीं आई इसकी बातें, उनको क्रिटिसाइज कर दिया, तो डिफरेंस भी कर दिया और सिमिलैरिटीज भी डिस्कस कर दी। तो देखते हैं बेसिकली ये जो हमने लिमिटेशन पढ़ी ना, जो मैस्लो की नीड थ्योरी, उनको एड्रेस कौन करता है? ईआरजी थ्योरी। एडफर ने बेसिकली प्रपोज किया ईआरजी थ्योरी। अच्छा, ये जो ईआरजी है ये बेसिकली तीन वर्ड्स के लेटर्स जो हैं वो प्रेजेंट किए हैं। और ये ईआरजी क्या है बेसिकली, ये डिफरेंट नीड्स के लेवल हैं तीन। जैसे ये मैस्लो ने नीड्स की बात की थी, लेवल ये इसमें ई स्टैंड फॉर एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स, और थर्ड इज ग्रोथ। ये तीन, ये थ्योरी 100% मैस्लो के काम पे है, बस इसने उससे इख्तलाफ किया और उसमें करेक्शन की और अपने एस्पेक्ट्स डिस्कस किए बस, और कुछ नहीं। ये बिल्कुल न्यू आइडियोलॉजी या कॉन्सेप्ट नहीं था पहले। अब हम देखते हैं इसमें सिमिलैरिटीज क्या है। नंबर, कई दुनिया में जो स्टडीज कंडक्ट हुई ना, रिसर्चेज हुई, उन्होंने ये बेसिकली ये बात की कि मिडिल लेवल पे जो मैस्लो की नीड्स हैं वो क्या करती हैं, वक्त के साथ साथ ओवरलैप करती हैं, एक नीड दूसरी नीड के साथ ओवरलैप कर रही है। कौन सी? अब देखें इसने क्या क्या उसमें बात की। अभी ओवरलैपिंग कैसे है ये आपको बता। एग्जिस्टेंस कहता है किस में आएगी, साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स, ये कौन सी होती है? एग्जिस्टेंस। रिलेटेडनेस कहता है सोशल और एक्सटर्नल एस्टीम नीड है, वहां पे उसने सिंपली एस्टीम नीड बात की थी, यहाँ पे उसने की है डिफरेंस, सोशल एंड एक्सटर्नल एस्टीम। वहां पे क्योंकि सोशल और एस्टीम की बात कर दी थी, यहाँ पे सोशल एंड एक्सटर्नल एस्टीम। इंटरनल एस्टीम नहीं, एक्सटर्नल, बाहर से। लोग जानबूझ के देखें जी खान साहब आपसे तो बड़ा है ही कोई नहीं, ये हो गया वो हो गया, सारे मसलों का हल आपके पास है, यूं कोई बंदा बाहर से उसके अंदर की वो जो चीज थी ना उसको ओरिजिनेट। और ग्रोथ में कहता है क्या होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और इंटरनल, इंटरनल वही रिकग्निशन, और ये बंदा इंटरनली मोटिवेट। जैसे मैस्लो का मॉडल है हिरार्की बेस्ड है, ईआरजीबी हिरारिकल ऑर्डर में थी, प्रायोरिटीज यहाँ पे भी हैं। जैसे रिलेटेडनेस है उसकी पहली एग्जिस्टेंट नीड्स की प्रायोरिटी है, रिलेटेडनेस है, रिलेटेडनेस की प्रायोरिटी दी गई है ग्रोथ की नीड्स। मतलब पहले आप एक करेंगे फिर आप। डिफरेंस क्या है जी इसका मैस्लो की नीड थ्योरी से?
वो क्या है? नंबर वन, जैसे मैस्लो की थ्योरी के अंदर बात की है ना, वहां पे क्या था? वो कहता था एक नीड को आप फुलफिल करेंगे देन नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे वो कहता है आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल नीड्स को ऐसा एक साथ परस्यू कर सकते। फिर कहता है ईआरजी थ्योरी अलाउ करती है किसी भी ऑर्डर में नीड को आप सेटिस्फाई करें। ये जरूरी नहीं है, प्रेफरेंस है कि अगर करें, बट आप किसी भी उसमें कर सकते। फिर कहता है ईआरजी थ्योरी इस चीज को एक्नॉलेज करती है कि जो हायर ऑर्डर नीड होती है ये कभी भी फुलफिल नहीं होती 100%। आप इजीली सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो कहता है बेसिकली जब आप इजीली ये चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते ना, तो आपके अंदर एक चीज़ एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ापन ये। फिर कहता है ईआरजी में फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे मैस्लो की बड़ी रिजिड थी, तो वो यहाँ पे हिरारिकल ऑर्डर है बट उसमें रिजिडिटी। ये क्या है जी? ईआरजी। one of the most theories in the management sciences, or with respect to psychological impact and with respect to behavioral applications, with respect to employee motivation, हैसबर्ग की टू फैक्टर। हैसबर्ग कहता है हम दो चीजें prove करते हैं, या अच्छा या बुरा। अच्छे के साथ हम सेटिस्फाइड होते हैं, बुरे के साथ हम डिससेटिस्फाइड होते हैं। कॉमन सेंस, दुनिया का प्रिंसिपल भी यही कहता है। बट मसला ये है कि कितना सेटिस्फाइड या कितना बुरा। अब जब किसी से आप ये क्वेश्चन करें ना, अलग होता है। इंट्रिंसिकली या एक्सट्रिंसिकली हम कहें तो ये क्या होगा? अलग होंगी इंटेंसिटीज, हम सेम नहीं कह सकते। बाज लोगों को बाज चीजें इनॉइंग लगती हैं, बाज चीजें लोगों के लिए वही इंजॉयबल होती हैं। बाज लोगों को कंपनी पॉलिसी बुरी लगती है, बाज को प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो ये डिपेंड कर। उसके बाद कहता है बेसिकली हेसबर्ग ने कहा हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स हैं। अच्छा, पहली बात उसने ये की कि हमें तो एक तो पहले उन फैक्टर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या उन फैक्टर को इंक्रीज करने की ज़रूरत होती है जो कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन काज करते हैं, और उन फैक्टर्स को रिमूव करने की ज़रूरत होती है जिनकी वजह से एम्प्लॉयज डिससेटिस्फेक्शन कॉज होती है। इसने कहा आपके पास दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, वन आर हाइजीन फैक्टर्स एंड नंबर टू आर मोटिवेटर्स। अब वो अब आपने जो मैंने ग्रिड में आपको क्वेश्चन दिखाया था, आपको वहां से क्वेश्चन देख के अंदाजा हो गया होगा, यही वो कह रहा था। हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं कि जो कि अगर प्रोवाइड ना किए जाएं, या ये वो फैक्टर होते हैं जो कि एम्प्लॉय के अंदर डिससेटिस्फेक्शन कॉज करते हैं। और मोटिवेटर वो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके अंदर मोटिवेशन को ओरिजिनेट। कहता है मोटिवेटर फैक्टर्स कौन से? अचीवमेंट, आप क्या अचीव कर रहे हैं।
एक चीज जो आपको टास्क दिया कि आपने अचीव कर लिया, ये आप पास हो गए, सेटिस्फेक्शन, रिकग्निशन, आपने अच्छा काम किया। अब दो तरह की होगा, या तो जूतियां पड़ जाएंगी तो या लोग अप्रिशिएट कर, सिंपल। वर्क इट सेल्फ, खुद से काम, मतलब किसी के कहने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद काम करना स्टार्ट। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, पाकिस्तानी हो गए तो ये चीज आके फेल हो जाती है। डंडे पी रहे ना सर। आगे चलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप पे कोई बंदा जिम्मेदारी डाले ना, ये आप में आती है, या चौड़ा हो जाता बंदा। अच्छा, इस काबिल समझा यार मुझे कि इसने काम इससे है, एडवांसमेंट, मॉडिफिकेशन, इससे भी। हाइजीन फैक्टर्स जिनकी वजह से डिससेटिस्फेक्शन कहा सकती है। नंबर वन, सुपरविजन, अननेसेसरी, जानबूझ के आप पे नजर। कंपनी पॉलिसी, रिजिड हो तो डिससेटिस्फाई होता है, फ्लेक्सिबल हो तो इंसान, मतलब लेट आएंगे तो सैलरी कट जाएगी, ये हो जाएगा, वो नहीं। आपका रिलेशनशिप आपके सुपरवाइजर के साथ कैसा है, अच्छा होगा, फ्रेंडली होगा, देन ओके। वर्किंग कंडीशन कैसी है, पुअर है तो भाई डिससेटिस्फाई कहेंगे, छोड़ के जा रहे हैं। अच्छी होंगी, प्रॉपर हीटिंग कूलिंग सेफ्टी के इंतजाम होगा तो ठीक है, कोई मसला नहीं। सैलरी टाइमली मिलती है, नहीं मिलती, कोरोना या ये असरअंदाज या ये है, वो है, ना हो सैलरी का लेवल, फिर एम्प्लॉय क्या होता है, डिससेटिस्फाई हो। आपके दोस्तों के साथ कैसा कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ कैसी है आपकी, रिलेशनशिप्स कैसे हैं आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ, स्टेटस, सिक्योरिटी। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके अंदर सेटिस्फैक्शन खत्म कर देंगे, आपको डिससेटिस्फाई अगर ये ना। तो कहता है कि जो मोटिवेटर फैक्टर्स हैं ये आपके अंदर मोटिवेशन को काज करते हैं, और ये डिस्टिंक्टिव होते हैं बिल्कुल उन फैक्टर से जो कि डिससेटिस्फैक्शन काज करते हैं, जिनको हम हाइजीन फैक्टर्स बोलते हैं। कहता है हाइजीन फैक्टर्स का एलिमिनेट होना बड़ा ज़रूरी है, इनको प्रॉपर और सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड करना एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के लिए बड़ा ज़्यादा नेसेसरी। तो इस थ्योरी से बड़े इंपॉर्टेंट दो कंक्लूजन निकलते हैं, मैनेजरियल एप्लीकेशंस निकलती हैं। वो क्या है, नंबर वन, कंपनी की मैनेजमेंट ने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वो हाइजीन फैक्टर्स के ऊपर प्रॉपर अटेंशन पे करें, ताकि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो डिससेटिस्फाइड ना। उसके Rega, बाद, orega Nadia Rogaledor de Somat Pifahera. उसके बाद कहता है नेक्स्ट, ये एक ही हल है, इनको एलिमिनेट तो, अब जिस तरह कंपनी पॉलिसीज है या सैलरी है, इनको आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते ना।
कहता है आपका ज़रूरी है कि आप ये हाइजीन फैक्टर्स को सेटिस्फाई करें, ताकि इसकी वजह से जो डिससेटिस्फैक्शन काज होनी है वो एलिमिनेट हो। नेक्स्ट कहता है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग वो क्या है, वो कहता है मोटिवेट करने के लिए इंडिविजुअल्स का सेटिस्फाई होना जरूरी होता है। और मोटिवेशन जो या मोटिवेटर्स होते हैं ये एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि अगर आपने उनकी परफॉर्मेंस अच्छी करनी है या ये है, तो कहता है आप उनको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड। फिर कहता है मोटिवेशन के लिए जरूरी है एक चीज कर लें, आप जॉब इनरिचमेंट कर दें, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल ज्यादा कर दें। या ये हो सकता है कि जो आप जॉब परफॉर्म करते हैं आपको आपका काम इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाए, और वो तब लगता है जो आपका पैशन हो आप वही काम कर रहे हैं। सिर्फ जॉब की खातिर या ये अच्छा जी पेट भर जाए या ये इसके लिए अगर आप ये काम करें तो वो दिल नहीं लगता, मजा नहीं। तो जनाब ये थी आज तक की आपकी की हुई आज का काम। पूछे जनाब, जिसका कोई क्वेश्चन कोई चीज क्लियर नहीं है तो बारी बारी शायद। हाँ, शामरीर, अच्छा ये बंदा सही पड़ा हुआ है दबा के पास पेपर्स को। आज मैं इसको यार एक चीज काम करता हूँ, चलें जल्दी हमने कर लिया आज, इसकी खूबसूरती के नाम ना मैं ये एनालिसिस करके देता हूँ। शामरीर जोन सा रेफरेंस के अंदर है वो नहीं इन्होंने दिया हुआ, तो ये सिर्फ पिफा में ही हो सकता है और कहीं पे भी नहीं आपको ये चीज मिलेगी। तो वेलकम टू पिफा। जो कहीं नहीं होता वो यहाँ होता है। मैंने तो यही एनालाइज किया, मैं खुद सर पकड़ के बैठ गया, मुझे नहीं समझ आ रही होती कौन सी चीज कहाँ से पूरी करें। बहरहाल आज चलें आपको ये एनालिसिस करके देखें। टाइम था थोड़ा, शाह मुरीद कम से कम खुश हो जाए, खुश नहीं खुश हो जाए कि भाई चलें, कम से कम ये तो पता लगा ना क्या हुआ मेरे साथ, क्यों निकाला नहीं। देखें जी, ये हमने स्ट्रेटेजी में पढ़ लिया, बिजनेस स्ट्रेटेजी, फंक्शनल, कारपोरेट, बड़ी डिटेल में देखा, 10 नंबर का क्वेश्चन। ये जो कंट्रोल सिस्टम हमने पढ़े थे आईटी में, फिजिकल और वो, कि आप पोटेंशियल हार्म को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एचआर जो डिपार्टमेंट्स हमने फंक्शन वाइज पढ़े थे वहां से आया। ये जो है ना जनाब, इसका इस क्वेश्चन का आपके कोर्स से दूर का कोई रिश्तेदार होता है ना, कहीं पे कोई जाके शजर नस मिल जाए, ये भी नहीं मिलता, दूर दूर तक नहीं मिलता। तो शाह मुरीद इसका मैं क्या करूँ, ये है भी नहीं कहीं आपके सिलेबस में। ठीक है जी, ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में से है टॉपिक, और ये जो नेक्स्ट लेवल में आपका कारपोरेट का कोर्स है ये उसमें से एक। ये कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये भी यहाँ पे नहीं। खैर हम चलें, इसको मैं क्योंकि मैंने कहा ये जब मैं रिवीजन में कराऊंगा सप्लाई चेन वाला मैं इसलिए करा दूंगा क्योंकि वो जब बिजनेस फंक्शन हमने पढ़े हैं उसमें प्रोडक्शन, उसमें बाकी जो है वो है, चलें ये हम कह लेते हैं। और इतने ज़्यादा मार्क्स का आया भी नहीं तो मैं इसके ऊपर नहीं बोलूंगा, चलें ये है हम कर लें उसमें कवर। ये जो सिलेबस रेफरेंस आपका चेंज कर, ये विजन मिशन ये हो गया, ये भी है। अब ये कहाँ से मैं लाऊं मुझे नहीं समझ आ रहा कोर्स में। ये भी कारपोरेट का है उसमें से।
ये लीडरशिप अब मैं यहाँ कहाँ से उखाड़ के निकालूं कि फुवारा फूट जाए इस कोर्स के अंदर पिफा का, तो ये नजर आ जाए? नहीं। ये जनाब आपने पढ़ चुके हैं चेंज मैनेजमेंट में 7 ये क्वेश्चन 20 नंबर का भाई, कहने की बात है, आया हुआ है। इसका मतलब है एक दो एरियाज छोड़ के, यानी कि ये जो ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7, ये नहायत 110% आउट ऑफ कोर्स है। सामा मैंने अलग पीडीएफ में डाल के भेजी हुई है, अभी तक तो कंबाइन किए ही नहीं। तो सामा माइक अपना अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो, मुझे समझ नहीं आई आप क्या चाह रहे हो। वैसे तो मैंने हर सिलेबस रेफरेंस अलग उसमें डाल कर दिया पीडीएफ। तो शाह मुरीद, अगर मैं जेन्युइनली बात करूं, 25 नंबर का पेपर 110% किसी भी बंदे को आप चेक करवा लें कहीं पे टीचर, ये आपका आउट ऑफ कोर्स आया। पता नहीं ये लोग किस तरह इस चीज को जस्टिफाई करते हैं या रिजल्ट को जस्टिफाई करते हैं, मुझे नहीं पता। बहरहाल ये 110% आउट ऑफ कोर्स। आगे आते हैं जनाब। ये इनका कसूर थोड़ी है बॉडी, ये तो जिन्होंने सिलेबस डिजाइन करके दिया, या ये पेपर बनाने वाले को नहीं पता क्या कोर्स है, सिलेबस बनाने वाले को नहीं पता ये कोर्स क्या है। हाँ, जो ये बेचारे कर सकते हैं, क्लासें करा सकते हैं ऑर्गेनाइज, बाकी सारा वो कर रहे हैं। ये जो एडवाइजरी होती है, यही है उनका काम। ये ले जी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिलेबस रेफरेंस 1 शामरी, वही है। चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, चेंज में से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जनाब, ये आपका चेंज मैनेजमेंट वाले टॉपिक में से। डेटा मॉडलिंग, ऑफिस ऑटोमेटेशन और इंटरप्राइज सिस्टम, ये आपका आईटी में से। बिग डेटा, उसके करेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस वर्चूज, ये है आपका। उसके बाद जनाब ये कैमे सा उसने बस डाला है कहानी, हाउ बिग डेटा, बिजनेस इंटेलिजेंस आर्गुमेंट, एचआरएम प्रैक्टिसेस। आपको याद है ये जो बिग डेटा और ये मैंने किया था, इसमें एप्लीकेशन लिखी थी कि मैनेजमेंट को क्या है, एचआर को क्या है, और ये वही। अब ये आपने खुद से लिखी। फिर बिजनेस इंटेलिजेंस और बिग डेटा का मार्केट डेवलपमेंट, और ये जो एप्स वगैरह और ये बन गई आप, ये। अब ये मुझे नहीं समझ आ रही मैं कहाँ से खोद के निकालूं। ये आपके सिलेबस में कहीं पे एक वर्ड भी लिखा हो ना टीम का या ये, तो मैं कहूँ अच्छा यार, शायद वर्ड भी मैच करता है तो वहां से डाल दी। ये भी वो अगला जो कोर्स है आपका कारपोरेट, ये उससे आया, यहाँ का नहीं है। 15 मार्क्स हो गए ये जी कोर्स। ये भी जनाब उसने एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दे के आपसे हमें एक स्टोरी सी सुनाई है। प्रोसेस स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, मतलब स्ट्रेटजी को कैसे फार्मूलेट, ये वो जो हमने इतने बड़ी फाइल पढ़ी थी ना, स्ट्रेटजीज जो होती है कॉर्पोरेट लेवल और ये वहाँ से। और सक्सेस फैक्टर्स के यहाँ से। हाँ बिल्कुल कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं, कॉल कर सामा, मोस्ट वेलकम। तो कई अभी शाह मुरीद इसमें टॉपिक ऐसे हैं जो कि, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट ही हुई हैं, अभी तो बहुत सारा सिलेबस इनका पिफा का चेक करने वाला रहता है, अभी तो न्यू न्यू कोर्स है। अच्छा वैसे एक चीज हुई है, मुझे नहीं पता इसमें से पहली अटेम्प्ट कौन, 1 मिनट देख लेते हैं। ये कब का है, समर एग्जाम का है 2021। ये कौन सा है, विंटर। विंटर 2021 पहले आएगा या समर पहले आएगा? समर पहले आएगा।
अच्छा, अब ये ही तो मेरे लिए ज़्यादा खतरनाक बात थी कि इस वाले पेपर में 15 नंबर का आउट ऑफ कोर्स पेपर है और इसमें तो इन्होंने फटे चक के रख दिए। चल, तो शामरीद 8 वाले में से आज तक नहीं आया और मैं सबसे बड़ा टेक्निकल रो रो थक गया हूँ। बात ऊंचाई भी है आगे, जो इनके जो कोर्स कंटेंट के और एग्जामिनेशन के जो हेड है वहां तक बात पहुंचाई है। अब यार मैं रोजे में हूं, मतलब हम जो एज ए टीचर कर सकते हैं हमने वो कर दिया। अब देखें, ये ना चेंज करें या उनको पता है ये गलत है और फिर भी वो पेपर भी बनवा रहे हैं और चेक भी कर रहे हैं और फिर भी फेल किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को। ये मैं अब इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता एज ए टीचर। मेरे लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि आपको पढ़ा भी रहा हूँ और फिर मैं अगर इसके ऊपर को बहाने भी ढूंढूं और ये टीचर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कर दे और फिर भी बच्चा पास ना हो और ये भी ना हो, तो ऐसा नहीं होता। सीए में तो कम अज़ कम नहीं है हमारे पास, या बाकी जगहों पर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ बाकी। तो ये जो देख लेना, मैं आपको बता दिया, मुझे नहीं समझ आ रही है मैं आप क्या इसको कंसीडर करके तो मैं इसमें क्या आपको पढ़ाऊँ, इसमें क्या चीज़ डालूँ। हाँ ये है, इधर से मुझे कुछ बातें समझ लगी वो मैंने आपको डाल के दे दी। यहाँ से कुछ भी समझ नहीं आ रहा ये क्या है। गंद। अब ये मुझे बात समझ आती है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर जो रीसेंट ट्रेंड है वो क्या है, उसकी लाइट में आप देखें जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है वो समझ आ रहा है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस और ये तो फंक्शन तो हम पढ़ चुके हैं भाई, एचआर मार्केटिंग फाइनेंस पता नहीं क्या कराना चाह रहा। और ये तो फिर ये अगर किसी को कोई समझ आ जाए कोई मुझे बता दे। ये नहीं, ये मुझे समझ आया था यहाँ से थ्योरीज, तो ये मैंने डाल दी पढ़ा दी। तो ये जनाब ऑन द रिकॉर्ड है, मैंने अपना इसके ऊपर इतराज तक रिकॉर्ड करवाया, ऑफिशियल मेल भी है मेरी तरफ से, एक एक चीज हुई मैंने पहुंचा दी। मुझसे ये कहा गया मैं ये करूंगा, ये जो आपके सिलेबस रेफरेंस की फाइल्स हैं, आपका कोर्स कंटेंट नोट्स हैं, ये मैंने बॉडी को प्रोवाइड करने, फिर लेटर ऑन जो भी बंदा पेपर बनाएगा या ये वो इसको कम से कम फॉलो कर ले, इतनी उसको हदायत दे अल्लाह कि भाई ये देख ले ये पढ़ा हुआ है कोर्स स्टूडेंट्स ने, तो पेपर इसके अंदर से होना चाहिए। प्रोफेशनल बॉडी का मतलब ये नहीं है कि जहाँ से आपका दिल आया तो वो आप कम से कम कंटेंट में तो हो ना। सलमान इस तरह से या तो डायरेक्टली पूछ लेगा हेजबर्ग की थ्योरी या ये डिस्क्राइब द डिफरेंस अमंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड हाउ दीज फैक्टर्स डिफरेंट फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग टू डिससेटिस्फैक्शन। मोटिवेशन वाले मोटिवेशन कॉज करते हैं और डिससेटिस्फैक्शन वाले क्योंकि हाइजीन फैक्टर होते हैं, अगर वो प्रॉपरली और सुफिशिएंटली ना प्रोवाइड किए जाएं तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होता है। यूं क्लियर है सलमान, ये यूं हुआ, या तो उस तरह से आ सकता है या इस तरह से आ सकता है, दोनों फॉर्म। हाँ शामरी, कोई और क्वेश्चन है तो पूछो यार अब। आज तुम्हारी फरमाइश आखिरकार मैंने पूरी कर ली। गुड। तो आप भी दुआ करें, यहाँ पढ़ाने वाला ज्यादा दुआ करें उसकी इज्जत बच जाए इनके हाथ। ठीक है ना, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतरी होगी। हमेशा तो ऐसे नहीं रह सकता ना, देखिए सिस्टम में फ्लॉ होते हैं, बट आप ये नहीं कह सकते और भाग नहीं सकते, इसके अलावा चॉइस कोई नहीं थी। नहीं, हमने इसको बेहतर करना है, अभी नहीं होगा अगली दफा हो जाएगा इंशाल्लाह होगा। बट जो सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं खुदा हुआ है, मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं कई प्रोफेशनल बॉडीज के साथ इंटैक्ट हूँ, बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत सारी चीज़ मुझे अच्छी लगी उनके साथ। बता देते हैं, आज भी वो हमारे हुसैन भाई हैं, मतलब मैं बैठा था ये उन्होंने मुझे पहले कॉल की, बाकियों को तो याद भी नहीं होता क्लास है या नहीं। ये भी बड़ी मेहरबानी है कि देखे ना उन्होंने अपने उसमें से टाइम निकाल के कॉल करके बताया टीचर याद में सर क्लास है आपकी, ये भी बड़ा फन होता है। चलें, कहीं पे वो है तो वो है तो इंशाल्लाह बिल्कुल जी। ये शामरीत बस आज रात को मैं इसमें मैं देख रहा था, पर उस दिन मेरा फ्यूज उड़ गया, यहाँ पे दिमाग लड़ा लड़ा
मैं देखना चाह रहा हूँ इसमें से अगर मुझे कोई चीज़ और क्लियर हो गई। मैंने अपने बाकी दोस्तों से भी कंसल्ट किया हुआ है इस पे, एनालिसिस उनका भी मांगा हुआ है क्या है ये, कोई उनके भी पल्ले पड़ा। ये पता हुआ क्या, वो रात को भाईजान सो रहे थे जिन्होंने ये बनाया ना, तो वो कहीं आंख लग गई, तो कहीं वाली चीज़ कहीं पे कॉपी पेस्ट करके उन्होंने डाल, ये वो हुआ। ये अब कहीं का ना कोई अंदर का आर्टिकल है, और ये उसने यहाँ से कॉपी करके ना यहाँ पेस्ट कर दिया, ये हुआ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इस दफ़ा आपके साथ ही होगी। चलें, एंजॉय करें। मेरी तो अभी हिम्मत भी खत्म होगी, अभी मैंने एक क्लास और लेनी है, सुबह की सारी लगातार है। सलमान, मैं कैसे एलिमिनेट करवा लूँ, वो नहीं हो सकता। वो जो है मैं कर देता हूँ, मेल कर देता हूँ कि इसको हाँ, ये जो थ्योरीज हैं इसके अलावा ये सारा है, वो उन्हें पता है, मैंने ये बड़ी कंप्रीहेंसिव मेल की है, वो तो उनको पता है। तो जी वो थ्योरी के अलावा बिल्कुल नहीं, मैं मेल कर लेता हूँ। इकरा पहली दफा पेपर दे रही हो पिफा के? एग्जाम्पशंस लेके आई हो सीए से इकरा? तो इससे पहले कहाँ रही है आप इकरा? इकरा माइक म्यूट कर अनम्यूट करके बोल सकती है। एम कौन था? वेलकम टू पिफा इकरा। पास हो जाएंगे इंशाल्लाह इकरा, फॉलो करें। हाँ ठीक है इकरा, पास होने के चांसेस हैं और आप हो भी सकती हैं। एम कॉम कहाँ से किया था? इस्लामाबाद, लाहौर, किधर से? ओ ठीक है, चल। नहीं, ये कहीं नहीं होता, एक चीज याद रखें, प्रोफेशनल बॉडी में जो पेपर चेक होते हैं ना, ये यहाँ पे एक स्टैंडर्ड होता है। दैट्स व्हाई आई टीच प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। ये बड़ा स्टैंडर्ड होता है यहाँ पे। आउट ऑफ कोर्स आया, क्वेश्चन ना समझ आया, वो एक अलग बहस है। पेपर का लेवल, और हम ट्रांसपेरेंसी के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं कर सकते, ये तो मैं आपको रोजे में बैठा श्योरिटी दे सकता। तो बिल्कुल कर सकते हैं, अगर इस दफ़ा इन्होंने हैंकी पैंकी ना मारी, नोट्स आपके पास हुए और ये इकरा हमने क्लासें ली हैं, लिखेंगे इंशाल्लाह, आप देख लीजिएगा रिजल्ट पे डिफरेंस नज़र आएगा, और नज़र आएगा, पक्का आएगा इंशाल्लाह। बल्कि मेरी तो अगली दफ़ा कोशिश भी है, मैं एक दो और कोर्सेज में भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करूंगा इनके साथ, कि अगर हो गया तो चलो स्टूडेंट्स की बेटरमेंट हो, मुझे भी कुछ प्रॉब्लम नज़र आए कि जिसकी वजह से इनका रिजल्ट नहीं इम्प्रूव होता, तो मैंने की भी है डिस्कशन, इंशाल्लाह देखते हैं। मेरी दिल से देखें, टीचर से ज्यादा कौन दुआ दे सकता है आपको, तो हम तो उन लोगों में से हैं कि हमें ये इंसल्ट फील होती है कि हमारा स्टूडेंट फेल हो जाए। मुझे बाकी उनका तो नहीं पता है, हम जो कुछ हैं हम ये करते हैं बकायदा फील। तो जी मैं तो उसमें समझता हूँ अपनी, तो हमारी ही सबसे ज्यादा आपकी दुआ है इंशाल्लाह। आप मोस्टली जिन्होंने क्लासेस ली हैं, की है, मेरा एक और भी ईमान है कि ये जो आपने इन्वेस्ट किया अपना टाइम, और अल्लाह ये भी नहीं जाया जाने देता। शाह मुरीद, इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश है, बाकी आपके उसके ऊपर है, बाकी पिफा के ऊपर भी है, कि अल्लाह करे आप लोगों ने सजेस्ट किया होगा तो जरूर जी पिफा कंसीडर कर लेगा इंशाल्लाह, तो हम आएंगे इंशाल्लाह। उसामा, अभी मुझे नहीं पता आपने एफ आर क्या पढ़ी है सर शाहिद से, सर शाहिद महमूद से? एफ आर टू फाइनल में है ना, अगले लेवल में होगी। ओए उसामा, क्या बात है, गुड। अदनान राउत साहब लेजेंड है सीए में, बहुत अच्छे इंसान। यस है। बहरहाल यहाँ पे जो आपको अगले लेवल पे पढ़ाएंगे ना, वो सर शायद ही पढ़ाते होते हैं, मुझे पता है, मेरे कुलीग भी हैं, और ये आउटस्टैंडिंग उनकी
वो बहुत अच्छा। सामा, ऐसे टीचर से पढ़ने का ना मतलब अगर मिल जाए वैसे ही बड़ी बड़ी बात होती है, ये बड़ी कह लें कि सादत में से एक। सर अदनान बहुत आउटस्टैंडिंग। ओके, चले जी, इंजॉय करें, अपने अपने खर्चे पे इफ्तारी करें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। करें, बाकी डरे नहीं, पढ़ें अपना इंशाल्लाह। ये जो मसले मसाइल हैं, पेपर आउट ऑफ ये बॉडी का है, इंशाल्लाह वो कर रहे हैं एज ए टीचर। हम जितना शोर डाल सकते हैं हमने डाल दिया है, तो इंशाल्लाह इस चीज़ पे, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने जब बात की है ना, उन्होंने इस दफ़ा ये कहा है कि सर आप अपने काइंडली ये जो कंटेंट आपने पढ़ाया है ना, ये हमसे शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपको ये श्योरिटी कर सकें कि जी कुछ चीज़ें आगे पीछे ना आए। इंशाल्लाह वो मैं उनसे शेयर कर दूंगा, बात करता हूँ। और नेक्स्ट में तो इसको इंशाल्लाह हम ऑफिशियली टेक्स्ट भी अप्रूव करवाने के चक्कर में करेंगे। चलें जी, इंजॉय करें, कल होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज।